अध्याय 10 देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। इसमें हम बहुत सवाल लेने वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अच्छा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जहां हमें ज़रूरत होगी वहां हम यहां पर लौटेंगे वापस में। पहला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर आफ्टर। कब ये शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये अलग बात है, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कब इन्होंने पावर, अपना जो वेलर है या फिर ये कहें कि आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। तो ये 1757 के बाद की बात है। औरंगजेब had depleted the military and financial resources by fighting a long war in the। औरंगजेब किसी से लड़ता रहा, या देखिए उस जमाने में चाहे औरंगजेब हो या किसी का भी नाम ले लें आप, वो आपस में एक दूसरे की जगह चाहते थे, क्योंकि जो जगह थी वहीं से भू राजस्व मिलता था, वहीं से पैसा आता था, तो हर आदमी इधर उधर अपनी कोशिश कर रहा था। तो लेकिन औरंगजेब क्योंकि मुगल एम्पायर का सर्वे सर्वा था, तो कहीं से उसकी फाइटिंग चल रही थी, लॉन्ग वॉर। तो मैं आपको बताता हूँ डक्कन। अब इसको आप देखिएगा, ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, औरंगजेब के पास या कहें कि उस जमाने में मुगल एम्पायर के पास जो इलाका था वो ये है 1700 का बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, उस जमाने में ना पाकिस्तान था, ना अफगानिस्तान था, ना बांग्लादेश था। तो आपको अगर कोई समझाता है, सिखाता है कि कोई बाहर से आया था या अंदर से आया था, वो सब गलत सिखाता है। हिस्ट्री है, उसको उस तरीके से समझिए कि ये सबके सब जो थे ये आपस में अलग अलग राज्य थे, प्रांत थे, और ये सब मुगल कंट्रोल के अंडर में थे। और फिर यहाँ के जो लोग थे, जैसे ये डक्कन का इलाका है, ये जो डक्कन, आप ये समझिए हैदराबाद जो है डक्कन है, इसके आसपास का ये सारा इलाका आप डक्कन, बल्कि प्लेट्यू है बाकायदा। तो वहाँ से जो डक्कन बहुत पावरफुल उस ज़माने में था, तो ये हमेशा कोशिश करते थे और औरंगज़ेब के साथ, क्योंकि औरंगज़ेब इतना आसान आदमी नहीं था, उसको हराना या उसको वो इतनी आसानी से चीज़ें जाने नहीं देता था हाथ से, क्योंकि वो जब गया तो उसके बाद सीधा ही डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का। तो ये इलाका जो है आप देखिएगा, यहाँ पर उसको फाइट करनी पड़ी, और जिसके कारण उसने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। और इसके बाद जो मुगल एम्पायर आए या मुगल एम्पायर्स जो आए, वो उनको जो ख़जाना है वो बिल्कुल खाली मिला। औरंगजेब डाइड इन द ईयर। अब ये आपको पता इसलिए होना चाहिए, आप बोलेंगे इतने सारे में कैसे याद रखें, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका उत्तर है 1707। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1707 और 1761, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक। यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो गया, और 1761 में एक लड़ाई हुई। ये लड़ाई आप मुझे बताएंगे कौन सी हुई, और उस लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो ये 1707 इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया मुगल एम्पायर। इसके बाद टूटने लगा, विघटन होने लगा उसका। अहमद शाह अब्दाली वॉज द रूलर ऑफ अफगान, ईरान, इराक। कहाँ के रूलर थे? मैं फिर से बता दूं आपको कि ये सारा सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, ये पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट था, सब लोग एक जैसे ही थे। यहाँ पर आपका सवाल है अहमद शाह अब्दाली एक कहाँ का रूलर था, कहाँ से आया था? तो उत्तर आता है इसका अफगानी शासक थे ये अहमद शाह अब्दाली। तो मैं आपको दिखा दूं कि अहमद शाह अब्दाली इसमें है कौन। तो ये जो साहब देख रहे हैं आप, जरा इनका चेहरा पहचान लीजिए। पिक्चर सेज 1000 to 10,000 वर्ड्स। तो ये अहमद शाह अब्दाली दुरानी जिसे कह लीजिए, ये साहब थे जिन्होंने नादिर शाह के बाद अटैक किया, और ये इन्होंने बाकायदा पंचवर्षीय योजना बनाई थी। क्यों? क्योंकि 5 बार अटैक किया इन्होंने 13 साल के अंदर। 13 साल 5 बवाल के नाम से याद रखिए इनको। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया डैश टाइम्स 1748 to 1761। अब मैंने आपको बता दिया, आप तो आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। इसका क्या उत्तर होगा? इसका 1748 से 1761 तकरीबन 13 साल है। तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि 13 साल 5 बवाल। अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि देखिए उस जमाने में क्या था, मुगल एम्पायर के समय हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बन गया था, यानी बहुत पावर, बहुत पैसा, बहुत अच्छी चीजें इनके पास आ गई थी। लेकिन क्या हुआ कि इसी को देख के बाकी जो जितने भी विदेशी हैं वो इसीलिए तो आए, क्योंकि अगर हमारे पास, हम अफ्रीका तो नहीं थे, वहाँ पर भी लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम पैसे वाले नहीं होते या हमारे पास उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं होते तो लोग आते ही नहीं। तो अहमद शाह अब्दाली भी इसी कारण से आया, क्योंकि यहाँ पैसा मिलता था। नादिर शाह भी इसी कारण से आया, और भी जितने लोग आते थे, जंगीज खान वगैरह, सब जिसका भी नाम ले लीजिए। तो इसका उत्तर 5 हो गया। मैं अहमद शाह अब्दाली हम देख चुके हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग विच सेंचुरी द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। कौन सा समय मैंने बताया आपको?
1707 यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ औरंगजेब साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे कौन सा है। ये 18वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप अपनी उम्र जो 21 बताते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी उम्र है आपकी, 22, 20 जो भी बताते हैं, क्योंकि जब आप 21 से 22 की तरफ चल रहे होते हैं तो आप 22 बताएंगे, 21 नहीं बताएंगे। जब आप 21वीं में चल रहे होंगे, यानी कि 21वां बर्थडे आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप अपनी उम्र 22 बताएंगे, 21 नहीं बताएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सेंचुरी है, जो डेट्स हैं, इस हिसाब से चलती हैं कि हम 1700 से लेकर 1800 को हम 17वीं शताब्दी नहीं 18वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे अभी क्या चल रही है, अभी जैसे 2021 चल रहा है या 2020 चल रहा है, तो 2021 कब तक पहुंचेगा? ये 2000 से शुरू हुआ है ना, अब ये 3000 तक पहुंचेगा, है ना। लेकिन अब 2021 में हम सैकड़ा लेते हैं, इसमें हमेशा सैकड़ा लेते हैं। तो 2020 के बाद जब 100 साल पूरे होंगे तब हम कहेंगे कि एक सदी पूरी हो गई। सैकड़ा, सदी मतलब 100 साल। तो हम अभी 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि 20वीं शताब्दी में, क्योंकि हम 20 के आगे निकल चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयड दी जात रैंक ऑफ 7000? अच्छा, इसमें दो साहब थे जिनको जो 7000 की जात थी, उनकी जात जो होता था रैंक होता था, मतलब इतने पावरफुल कि वो कितने करीब हैं आपके मुगल एम्पायर के, मुगल एम्परर के। तो 7000 जात जो थी दो लोगों की थी और एक की थी 6000 जात। और इन तीनों ने, एक ने अवध, एक ने बंगाल और एक ने हैदराबाद की स्थापना की। जरा इनका चेहरा मैं आपको दिखाऊं, कौन कौन साहब हैं ये। एक साहब है शहादत खान, मुर्शिद कुली खान, आसफ जा। मुर्शिद कुली खान, इसको इस तरीके से याद कर रखिए कि जो बंगाल की पहले राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी, तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या बनाया? बंगाल। अब आसफ जा को कैसे याद रखेंगे? आसफ जा को आप हैदराबाद से याद रखिए। और सादात अली खान तीसरा क्या बचता है? इन्होंने बंगाल बना दिया, इन्होंने अपना हैदराबाद बना दिया, तो क्या बनता है? अवध। तो सादात अली खान का नाम उनसे आ जाएगा। तो इनकी जो रैंक थी वो दोनों की ही 7000 थी। कौन से? आसफ जा, मुर्शिद कुली खान। तो बचते कौन है? कौन से साहब बनते हैं? सादत, या सादत बच गए। इनकी जो जात थी वो 6000 थी। हु वर द तेलुगु वॉरियर्स चीफ? देखें, ऐसा है कि यहां पर जो रूलर थे, जो रूलर बन गए थे मतलब मुगल एम्पायर के बाद, आसफ जा, यहां पर इनको दो तरफ से लड़ना पड़ा। एक वो लड़ रहे थे मराठाओं से, दूसरा वो यहां पर लड़ रहे थे इनसे, तेलुगु वॉरियर चीफ्स। तो इनका नाम है नायकास। क्या उत्तर है इसका? नायक्स। नायक्स, ये तेलुगु लड़ाके थे। हु वॉज द पावरफुल गवर्नर ऑफ बंगाल? कौन साहब है? अभी मैंने आपको नाम बताया, कौन साहब हो गए? उत्तर मुर्शिद कुली खान। बंगाल से कैसे याद रखेंगे? मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान। कितना आजाद? 7000 जात। कौन है ये जिन्होंने बंगाल की स्थापना की? कौन साहब थे ये तीनों ही जो थे वो सूबेदार पोजीशन पे थे। एक उसमें सूबेदार नहीं था, नायब सूबेदार था, या ये कहे कि भाई डेप्यूटी सूबेदार था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। ड्यूरिंग हुज रूल जगत सेठ बिकम प्रॉस्परस इन बंगाल? कौन साहब थे जिनके रूल में जगत सेठ, ये यहां पर देखिएगा एक साहब है जिनके रेन में जगत सेठ बहुत पावरफुल हो गए। जगत सेठ समझ लीजिए उस जमाने के अंबानी थे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसके रूल में? कुछ मुर्शिद कुली खान या फिर इसके बाद कोई आया बाद में? क्या उत्तर है इसका? अलीवर्दी खान। इन्हीं के रेन के थे ये। तो कौन साहब है? अलीवर्दी खान, याद रखेंगे आप। सवाई जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल हियर? सवाई जयसिंह, चेहरा देखिए पहले इनका। दो नाम मैं बताऊंगा आपको, एक आपके सवाई जयसिंह साहब है, ये साहब बड़ा करिए, सवाई जयसिंह साहब। और दूसरे कौन से है? अजीत सिंह, मारवाड़ के। सवाई जयसिंह, अजीत सिंह। तो इनका उत्तर है जयपुर। अच्छा, जयपुर उस जमाने में अंबर कहा जाता था, तो बड़ा मतलब अंबर इलाका और जयपुर, अंबर थोड़ा बड़ा हो गया आज, जैसे हम जयपुर कहते हैं, तो अंबर जयपुर एकदम ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अभी इसका उत्तर हम जो चैप्टर के हिसाब से आपको जयपुर देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कैपिटल ये बनाई, राइट। ये साहब है ना इनका नाम। दल खालसा वॉज सेट अप इन 1699 बाय? दल खालसा क्या हुआ? पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा गुरु गोविंद सिंह साहब। इनको कौन साहब हैं? ये सिखों के 10वें गुरु हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं ये सारे 10 गुरु, बहुत बेहतरीन लोग थे, बहुत शानदार लोग थे। ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब। इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1699 में। स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ सिख्स वर कॉल्ड?
जो छोटे ग्रुप थे, अब इसमें क्या है कि इसमें दो नाम है, चैप्टर में दो नाम आए, है ना। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, तो जो बड़े थे उनको क्या कहा जाता था, छोटे तो मैं बता देता हूं आपका, मिसल्स कहा जाता था। तो ये जो उत्तर है इसका मिसल नाम है, लेकिन इनको कहा जाता था बड़े वाले को, क्या नाम बताएंगे आप लोग? चलिए मैं बता देता हूं, इसका नाम था जत्था। जत्था और मिसल इन्हीं को मिला के फिर एक कंबाइंड एक स्थापना की गई, और फिर उसको जो सिख आर्मी है उसका नाम दिया गया बड़ा ज़बरदस्त, जिसे हम कहते हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया और रेजिस्टेंस दिया बाकी जितने भी खिलाफत वाले लोग थे। चौथ वॉज दी डैश ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब जो हिंदी भाषी लोग हैं वो तो समझ जाते होंगे चौथ मतलब क्या होता है, फोर्थ। चौथ मतलब एक चौथाई, तो कौन सा हुआ एक चौथाई? 100 का 100% से चलते हैं ना हम हमेशा, 100 का 1/4 क्या होगा? 25%। कितना हो गया? 25%, चौथा भाग। Who was the founder of मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर की स्थापना किसने की थी? उत्तर पहले देख लीजिए, मैं इनका चेहरा दिखाता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है, शिवाजी महाराज। बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है इनका आपके महाराष्ट्र में और पूरे देश में, बहुत बड़े आदमी रहे ये, इन्होंने स्थापना की। ये फिर इनका नाम जो है ना वो छत्रपति शिवाजी बना। तो शिवाजी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति। अब छत्रपति का मतलब क्या होता है? छत्रपति, छतरी। अगर मैं इस तरीके से छतरी बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपको शेल्टर देता है, छतरी आपको शेल्टर देती है ना। तो शिवाजी छत्रपति थे, वो सबके लिए शेल्टर थे, सबके लिए एक तरीके से अभिभावक का काम करते थे, गार्जियन का काम करते थे। पूरे मराठा एम्पायर के लिए एक तरीके से वो गार्जियन बन गए थे या रूलर बन गए थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने रूल किया। तो छत्रपति उन्होंने लिया 1762 में, 1762 में। टैक्स लिवाइड बाय मराठा वॉज कॉल्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, आज हम लोग जो भी हम लोग को व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ये सब में जो चीज़ें मिलती रहती है, हम उस हिसाब से अपना दिमाग बना लेते हैं। हिस्ट्री को समझिए ना, हिस्ट्री में ये कहा गया है कि भाई कोई भी रूलर है, वो कोई भी रूलर इधर उधर अटैक करता था, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट से आता हो, वो उनका काम ही यही था, क्योंकि उस जमाने में जमाना ही ऐसा था, आज ऐसा नहीं होता। तो टैक्स क्या था कि जब भी आप जमीन एक ले लेते हैं और घेर लेते हैं या फिर कवर कर लेते हैं या आपके पास आ जाती है, तो उस पर आप टैक्स लगाते हैं। ये जो टैक्स होता है, देखिए राजा को तो कुछ काम नहीं कर रहा, अब राजा का आलीशान इतना बड़ा, राजा को आर्मी भी संभालनी है, उसका महल भी है, इतना आडंबर और आलीशान से रहना है, तो ये टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स इधर से ही आएगा। तो टैक्स लगाया जाएगा इस पे कि भाई आप तुम जितने कमाते हो जमीन में का इतना % हमें दे दो, जो मर्चेंट है, ट्रेडर है, तुम इतना खरीद फरोख्त करते हो, इतना % हमें दे दो। तो जो टैक्स लगाया जाता था मराठा द्वारा, उसको कहा क्या जाता था? इसका उत्तर क्या है? सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, जो सरदेशमुखी है, इससे बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि भाई इसको कहा गया है भाई देश का नाम, देश, इसमें वो जो प्रदेश है। तो यहाँ पर जो भी दक्कन, खास तौर पे अगर मैं उसकी बात करूँ, तो सरदेशमुखी जो था 9 से 10%, क्योंकि जो चौथ था जो हमने अभी बात की, वो 1/4 तो देना ही देना है, ठीक है, सबको देना है, लेकिन 9 से 10% मतलब 25% तो देना ही देना है आपको, % अच्छे से लिख देता हूँ, और 9 से 10% एक्स्ट्रा लेवाई करना है। एक्स्ट्रा जैसे सेस होता है ना, जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं, इसके अलावा एक सेस लगता है, एजुकेशन सेस, और ये अभी कोरोना सेस लग जाएगा, तो ये सब सेस जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा होता है 9 से 10%, उसको हम सरदेशमुखी कहते हैं। अंडर हुज लीडरशिप भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग जाट स्टेट। भरतपुर कहाँ है? देखिए, जो आगरा वासी होंगे, उस इलाके के होंगे, बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भरतपुर है कहाँ। ये भरतपुर, ठीक, देखिए आगरा से कितना करीब है ये भरतपुर। अच्छा, ये जो ट्रेन जाती है ना दिल्ली से आगरा फिर भोपाल, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा वहाँ से आगे से जब कटे ना इस तरफ की तरफ, तो भरतपुर जाती है, तो आगरा के करीब मान लीजिए आप। तो किसके लीडरशिप में ये बहुत बड़ा जाट स्टेट बना? तो उत्तर है इसका सूरजमल। ये मल है, सूरजमाई कैसे नाम होगा? नहीं होगा ना। इनका चेहरा देखेंगे, महाराजा सूरजमल, इनकी मूछों से ही ताव देख सकते हैं आप इनका। तो इन्होंने तो बहुत पावरफुल बना दिया था जाट लोगों को, बहुत रिस्पेक्टेड थे, बहुत इज्जत करते जाट लोग इनकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग करेंगे। कुछ कितने मैच करा सकते हो आप? जरा सोचो, कितने मैच करा लोगे आप? जैसे एक आध मैं मैच करा देता हूँ। अभी हमने 3 नाम लिए है ना, जैसे आजम जा का कहा, चलो भाई हैदराबाद पे चले जाओ। मुर्शीद कुली खान बंगाल, मैंने आपको बताया था, बंगाल का, बंगाल 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 बंगाल। सादत तरी खान, चलिए जी अवध आ जाइए। इजारेदार कौन हुए? ये रेवेन्यू फार्मर्स थे।
इजारेदार का मतलब ये है कि आप एक जगह बटाई पे ले लेंगे, ठीक है साहब आप हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं, हम आपको इतना पैसा जैसे 500 रुपये हर महीने या हर साल जो भी डिसाइड हो हम आपको देंगे और हम अपना यहाँ पर काम करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो हमारा काम है। ठीक। अब जरा राजा अजीत सिंह जो मैंने आपको दिखाया सवाई राजा जय सिंह, इनका नाम देखें आप। इनको क्या किया गया, क्योंकि ये बड़े क्लोज थे मुगल एम्पायर के, राजपूत वैसे भी क्लोज थे, और फिर इन्होंने मांग की जब ये विघटन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का, जब थोड़े से जो नेता आए या फिर कहें लीडर आए या मुगल एम्पायर आए बड़े वीक से आ गए, तो इन्होंने कोशिश की कि भाई हमें इसकी सुबेदारी दो, उसकी सुबेदारी दो। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो राजा अजीत सिंह और राजा जय सिंह को हम मिलाएंगे। ज़रा बता सकते हैं कौन सा इसमें, मालवा किसको मिला, गुजरात किसको मिला? चलिए देखते हैं, बाकी तो मिला लिए, अब ये उत्तर बाकी रह जाता है। तो राजा अजीत सिंह साहब को मिला गुजरात, सवाई राजा सिंह साहब को मिला मालवा। गुजरात और मालवा इलाका देख लीजिए आप, ये है गुजरात इलाका, ठीक है, और ये है मालवा इलाका। ठीक, उज्जैन वगैरह ये सब जो आता है ना, ये मालवा इस इलाके में आता है। तो सादत खान अवध बनाया, मुर्शिद कुली खान बंगाल बनाया, आसफ जाह हैदराबाद, इजारेदार रेवेन्यू फार्मर्स थे, राजा अजीत सिंह गुजरात और सवाई राजा जय सिंह मालवा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो उत्तर यहीं पे आ गया, मैंने आपसे पहले पूछा था। तो तीसरी बैटल हुई थी 1761 में। अब इसमें नाम नहीं है, जो पहली और दूसरी जो बैटल हुई थी ना, उसमें बाकायदा नाम था किसके किसके बीच में हुई थी। ये जो थर्ड बैटल हुई है ये मराठा और अफगान्स के बीच में हुई थी, जिसमें हम अहमद शाह अब्दाली का नाम लेते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ, क्योंकि मराठा, अब देखिए कोई भी बहुत ज़्यादा अटैक करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी जगह ले लेगा, तो फिर बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे। तो मराठा काम तो अच्छा कर रहे थे अगर आज के समय से देखें तो, लेकिन उस जमाने में जो शासक थे उन मराठा, अब आप देखिए मराठा यहाँ पर है, लड़ाई हो रही है यहाँ पर पानीपत में, तो इतना बड़ा इलाका इन्होंने कवर किया, इनको कवर, सबको ये एक तरीके से हराते चले गए और सब पे अटैक करते चले गए। तो उस जमाने में फिर जो अहमद शाह अब्दाली आया तो यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, किसको? इनको, अहमद शाह अब्दाली। तो भाई जो कुछ नवाब हैं वो इनके साथ होली है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी इसमें, मराठास हार गए थे इसमें। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहली दूसरी बताएगा कोई? चलिए मैं वेट करूंगा। रूल ऑफ ईरान डैश प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739। पहले बता देता हूं, नादिर शाह, सबसे पहले क्या हुआ, नादिर शाह है, ठीक, 1739 में। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली, उनका नाम तो मैंने बता ही दिया, अहमद शाह अब्दाली, ऐसे कर देते हैं। तो ये पांच बार आए, मतलब 13 साल 5 बवाल, जैसे मैंने आपको याद कराया। तो इसके बाद आएगा, और उसके बाद इन्होंने 5 बार इस पे अटैक किया। तो आप ध्यान रखिए, जो जिसे कहते हैं ना बैकबोन तोड़ना, अगर आप कोई बेचारा बीमार हो गया, उसकी अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, तो इन्होंने यही काम किया कि भाई इतना ज़्यादा लूटपाट मचाई है, यहाँ से जो भी उनको पैसा वैसा लेना था लिया अटैक करके, वो इन्होंने किया। किसने? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ईरानियन आपके नादिर शाह की। मुगल नोबल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस, डैश एंड डैश। तो यहाँ पर आपके मुगल हो गए एम्परर, यहाँ पर इनका एक अभिजात वर्ग हो गया, यहाँ पर एक अभिजात वर्ग हो गया, यानी जो नोबिलिटी है। तो एक जो था वो था ईरानी, यहाँ उत्तर बता देता हूँ पहले आपको, एक है आपके ईरानी और एक थे आपके तुरानी। अब ये मत समझ लीजिए तुरानी क्या है, तुरानी मतलब है टर्किश, ठीक है। ईरानी और टर्किश फैक्शन में डिवाइड किया, जो कई हिंदू राजाओं ने या राजपूतों ने, कई लोगों ने इसका भी फायदा उठाया कि भाई ये फैक्शन हो गया है तो वो एक साइड हो लिए ताकि उनको अपना एक जो फायदा मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राजपूत थे उन्होंने इस विघटन का फायदा उठाया और इसी कारण से उनको मालवा और जो दूसरा गुजरात मिला। रेवेन्यू इन बंगाल वॉज कलेक्टेड इन, रेवेन्यू बंगाल कैश में कलेक्ट करता था, भैया पैसा दो, है ना, सामान वामान नहीं चाहिए हमें। चीफ मिनिस्टर ऑफ मराठास वॉज कॉल्ड, अब इनका चेहरा है अपने पास, पहले चेहरा देखेंगे इनको। होता ये था कि जो शिवाजी महाराज थे वो तो खैर बहुत पावरफुल थे, तो उनके जो यहाँ पर थे लोग जिन पे बहुत विश्वास करते थे वो ये ब्राह्मण्स थे, और इनका बाकायदा एक नाम है चितपावन, ऐसे करके चितपावन ऐसा कुछ नाम है। अब ये जो थे ये एक तरीके से इनके प्राइम मिनिस्टर का काम करते थे। फिर इनके बाद शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई तो जितने भी लोग आए इनके बाद उनके ये प्राइम मिनिस्टर रहे। कौन साहब? ये लोग, इनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो इनको कहा जाता था पेशवा। पेशवा का मतलब होता है जो मराठा राजा है उसके वो प्राइम मिनिस्टर, पेशवा बाजीराव। सिस्टम ऑफ राखी ऑफर्ड प्रोटेक्शन ऑफ टू कल्टिवेटर्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ डैश ऑफ प्रोड्यूस। कितना परसेंट है ये बता देता हूँ आपको, 20% है।
मतलब अगर 100 आप क्विंटल पैदा कर रहे हो तो 20% आपको देना पड़ेगा। तो हुआ ये, देखिए सिख में क्या हुआ कि जब गुरु गोविंद सिंह साहब और ये सब जो इनका अंत हुआ, उसके बाद एक साहब आए बंदा बहादुर सिंह। इनके राज में बड़ी पावरफुल आर्मी बन गई, बहुत पावरफुल खालसा पंथ हो गया। फिर जब पावरफुल बन जाता है तो इनको भी पैसा चाहिए, देखिए अपना राज का चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो इन्होंने एक टैक्स लगाया जिसको टैक्स कहा जाता है राखी। इसका मतलब ये है कि 20% आप हमें दे दो, बदले में हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको कोई भी आपका ऊपर आक्रमण होगा हम आपको एक तरीके से सेव करेंगे, प्रोटेक्ट सिक्योरिटी के नाम पे। सही या गलत देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स बाय द मुगल्स हैड नो कंट्रोल ओवर दीवानी एंड फौजदारी। बिल्कुल फॉल्स है। इन तीनों ने क्या किया, इन्होंने यही काम तो किया। इन्होंने सादत खान, मुर्शिद कुली खान, आसफ जाने, ये जो तीनों हैं इन्होंने कंट्रोल कर लिया, आर्मी भी और साथ में पैसा भी, जो रेवेन्यू सिस्टम है। पॉलिटिकल सत्ता, राजनीतिक सत्ता और पैसे की जो चीज़ है, अर्थव्यवस्था की जो चीज़ है, वो सब इनके हाथ में आ गई, तभी तो इन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र बना लिया अपना। तो फॉल्स है इसका। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन दिस एंड दिस। क्या सही है ये? बताइए बताइए बताइए, ट्रू है ये? 48 से 1761 बता दीजिए, आपके 13 साल हो रहे हैं ना, 50, तो 13 साल 5 बार, बिल्कुल सही है। बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुर्शिद कुली खान। गलत हो गया साहब ये, क्यों? अली वर्दी खान के समय हुआ था। अली वर्दी खान जो थे उस जमाने में जगत सेठ अंबारी बन चुके थे, बाकायदा ब्रिटिश भी आके इनसे लेते थे, भैया हमें पैसा दे दो, इतना पैसा था इनके पास। खालसा वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1699, बिल्कुल सही है। रंजीत सिंह वॉज इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ मराठास। अब रंजीत सिंह कहाँ, मराठा कहाँ की जोड़ी, कहाँ का खटका, क्या बोलते हैं वो, अच्छी सी एक कहावत है। रंजीत सिंह साहब ने क्या किया, जितने भी अलग अलग ग्रुप थे, इनका नाम इसलिए बड़ा फेमस है, इतना रिस्पेक्टेड है, कि जितने भी दल, खालसा पंथ, इतने सब बने हुए थे, इन्होंने सबको कंबाइन किया, फिर उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। ठीक, तो महाराजा रंजीत सिंह वहाँ है। अब मराठा तो अलग ही है ना, तो रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट लीडर मराठा के नहीं थे, ये सिख लीडर थे, तो फॉल्स कर दीजिए। जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ चूड़मान। सही है, इनका चेहरा दिखाऊं आपको मैं, देखिएगा, धीर वीर राव चूड़ामन जी। इनके राज में इन्होंने बहुत जबरदस्त पावर कहे कंसोलिडेट की। कंसोलिडेट मतलब स्थापना करना, जाट्स। ओके, ये हुए सवाल जवाब इसके। पूरा चैप्टर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा इससे। बहुत शुक्रिया।